नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन रियल हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आए थे। और जिन क्वेश्चनों का मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन था आपका। तो देखिए, जो खासी पहाड़ियाँ होती हैं, उन पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है खासी पहाड़ियों पर। और ये कहाँ स्थित है? ये मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है और ये मानसरोवर में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है? जो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ? मानसरोवर मेघालय के अंदर हैं, ठीक? खासी की पहाड़ियाँ उनके अंतर्गत आती हैं, वहाँ जो सबसे अधिक वर्षा होती है, ओके? और यह जो है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। और यहाँ जो है यह जो इसकी ऊंचाई है इस स्थान की, वो समुद्र तल से लेकर 114 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह जो है इस पहाड़ियों में पवनमुखी भाग तथा तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये स्थान, ठीक है? इसीलिए यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में, ठीक है? कर्नाटक राज्य में जो सबसे अधिक सोना पाया जाता है, सबसे अधिक सोने की खदानें हैं और यह देश का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य भी है, ओके? और यहाँ जो है वो कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से ये खदान है, वहाँ सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। और जो है यदि दुनिया की बात करें, तो दुनिया में सबसे अधिक जो सोना है वो चीन से निकाला जाता है। और 2023 में जो 378 मीट्रिक टन सोने का उत्पादन किया गया था। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। न्यायाधीशों का अधिकार राज्य के प्रति कौन नियुक्त करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, इस तरह से भी पूछा हो सकता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है? यानी कि अधिकार जो होते हैं अधिकांश राष्ट्रपति के ही पास होते हैं, ओके? जो भारत के जो हैं, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति इन नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, ओके? और वहीं जो है जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राज्य जो होते हैं राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात दिया है तो आपको राज्य के राज्यपाल वाला टिक्का मारना है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। मौलिक अधिकार किस भाग में है? इस तरह से क्वेश्चन आया था, ठीक है? आपको जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ओके? और यदि अनुच्छेद की बात है तो आपको अनुच्छेद याद रखना है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो है भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित इनमें वर्णन किया गया है। और इन मौलिक अधिकारों को संविधान में मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, ओके? और ये जो अधिकार हैं नागरिकों को दिए गए सुरक्षा की गारंटी देते हैं तथा इन अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्यवाही कराने से बचाते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एशियाई नेता 2024 में प्लेन दुर्घटना में मारा गया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका हो सकता था, ओके? देखिए, इसमें देखिए 2 नाम, 2 नेता थे, 2 बड़े नेता थे, जिसके एक तो आपके इमरान रईस थे, ये मारे गए थे। और दूसरे आपके थे शौलेश क्लास, ठीक है? और ये दोनों नेता मारे गए थे। इन्हीं में से आपका एक नाम होगा, उसी को आपको लगाना था, ठीक है? इनके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, 2024 में जो थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की 19 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। इसके अलावा मलावी के उपराष्ट्रपति शौलेश क्लास चिलीमा की भी जून 2024 में एक विमान दुर्घटना हो गई थी। विमान जो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। दाब का सिद्धांत किस नियम पे कार्य करता है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका हो सकता है, किस नियम पर कार्य करता है? तो यह दाब का जो सिद्धांत है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। पास्कल इसको लगाना था, लगाया होगा, उसका राइट आंसर होगा, ओके? इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पास्कल नियम क्या कहता है? पास्कल पास्कल का नियम कहता है कि यदि किसी बंद द्रव पर बाहरी दाब लगाया जाए तो वह द्रव के सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है, ठीक है? ये क्या है? पास्कल का नियम है। देखिए, इन्होंने जो उदाहरण भी दिए थे पास्कल ने, कौन-कौन से उदाहरण दिए? जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक कार और बसों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये भी आपके पास्कल के नियम पर ही आधारित होती है। जैसे भारी वस्तुओं को उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में आपकी थी हाइड्रोलिक प्रेस, ये भी आपकी क्या है? पास्कल के सिद्धांत पर ही उदाहरण है ये कि, ठीक है? और ये जो है चादरों को मोड़ने के लिए इसका कार्य किया है, धातु की चादरों को मोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल खेला जा रहा है? ठीक है, या खेला जा चुका है? क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय खेल आपका जो है
शुरुआत हुई थी 2024 में, वो उत्तराखंड राज्य में खेले गए थे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, क्योंकि कोई अधिकांश क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल से बनते ही बनते हैं, ओके। ठीक है, 2025 में जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया था, और ये जो आपके खेल हैं वो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए थे, ठीक है। यदि आयोजन स्थल और शहरों की बात करें तो देखिए, आयोजन स्थल का राज्य के स्तर पर तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के देहरादून में। और देहरादून में कौन सी जगह पर? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग उद्घाटन कहाँ से हुई थी? देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से। उसके बाद में हल्द्वानी में हुआ था, देखिए हल्द्वानी में क्या होता, 14 फरवरी 2025 को समापन समारोह जो है वो हल्द्वानी के अंदर आयोजित किया गया था, ओके। इसलिए इस दो स्थानों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था, ओके। जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन है वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और यह जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। यह जो आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 12 मार्च से लेके 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए यात्रा की थी, और यह जो है इस कानून को नमक तोड़ो यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो यात्रा थी वो 24 दिन की यात्रा थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई का प्रत्यक्ष प्रतिशत दर क्या है? ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रतिशत दर आपको पूछा है तो आपको लगाना था 6.25%, ओके। देखो, आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो दर हमारी जो है प्रत्यक्ष कर के नाम से ही होता है, ठीक है। कितनी है? 6.25%, ओके। क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। देखिए, 7 फरवरी 2025 को रेपो दर में नवीनतम गिरावट के बाद सीमांत स्थायी सुविधा दर जो है 6.65 पर थी, ठीक है। इसे घटा दिया गया थोड़ा, ठीक है, 0.525%, ओके। और नगद आरक्षित अनुपात जो आपका है सीआरआर वो 4% पर ही है, ओके। और वहीं यदि रिजर्व रेपो दर की बात करें तो 3.35% आपकी रिजर्व रेपो दर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार संविधान की कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका हो सकता था। तो देखिए, इसमें आपको लग रहा था अनुच्छेद 14 के अंतर जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, ठीक है, उसके अंदर क्या समानता का अधिकार है, और इसके अलावा हमारे जो अनुच्छेद 15, 16 और 17 में भी समानता के अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 14 के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत सभी लोगों को कानून के समान जो है कानून के समान बराबर माना जाता है, और इसके तहत लोगों को कानून के तहत समान व्यवहार करने का भी अधिकार देता है ये हमको, ठीक है। और यह जो है अनुच्छेद 14 लोगों को कानून की समान सुरक्षा की गारंटी भी देता है, और इसके साथ साथ जो है अनुच्छेद 14 सभी लोगों को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर दिलाने की भी गारंटी देता है, ओके। और इसके साथ यदि हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 हमारा कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ओके। अनुच्छेद 17 और 18 हमारे कहते हैं कि की छुआछूत और अस्पष्टता और उपाधियों का अंत करने का भी प्रावधान अनुच्छेद 16 और 17 के अंतर्गत किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका, तो आपको लगाना था 7 सितंबर 2005 को। जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, की शुरुआत 7 सितंबर 2005 को हुई थी, और यह जो योजना है ग्रामीण परिवारों के वयस्क रोजगारों को रोजगार देने की गारंटी देता है, ठीक है। कितने दिन की? 100 दिन की गारंटी देता है, ओके। और यह जो है 2 फरवरी 2016 को लागू हुआ था, और इसे 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा अधिनियम से नाम बदलकर इसका मनरेगा नाम कर दिया, ठीक है। शुरुआत में इसका नाम नरेगा था, ठीक है, और 2 अक्टूबर 2019 को उसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसे शॉर्ट में सिम्बैक्स कहते हैं, 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसमें आपको लगाना था विशाखापत्तनम में, ओके। थोड़ा सा देखते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, साल 2024 का जो है भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था, और यह जो आपका अभ्यास है वो 23 से लेकर 29 अक्टूबर 2024 तक चला था। इस अभ्यास के 2 चरण थे, एक बंदरगाह चरण था, दूसरा था समुद्री चरण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, जो मौलिक हमारे कर्तव्य हैं उनको सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ की बात करें तो कहाँ से? रूस से लिया गया है, ओके। जो रूस हमारा है सोवियत संघ का हिस्सा था एक, ओके। देखिए, इसे जो है 1976 के
42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों का मकसद है कि नागरिकों के बीच देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावनाओं को पैदा करना, ठीक है, या बढ़ावा देना और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना होने की गारंटी भी देना। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना है, मौलिक कर्तव्यों में देशों की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना इसके अंतर्गत शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थार रेगिस्तान की विशेषता से संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए थार रेगिस्तान की विशेषता के बारे में यदि बात करें तो थार रेगिस्तान की बहुत सी विशेषता है। ठीक है, तो इनको एक नज़र में आप देख लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आगे बन सकता है। देखिए, थार रेगिस्तान क्या है? देखो, यह एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, और यह जो है भारत तथा पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है। ओके, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ यह एक गर्म रेगिस्तान भी है तथा यह कम बारिश, यहाँ जो है बहुत ही कम बारिश होती है। इसके साथ साथ यहाँ जो बालू रहता है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी भी हो जाती है और इसके साथ साथ यहाँ जो है रेत के टीले हैं तथा यहाँ अल्पकालिक नदियाँ भी हैं और यह जो है विविध वन्य जीवन भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ठीक है, यानी ये किसका संगठक होता है? थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। देखिए, तो रसोई गैस आपका जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होती है। ओके, देखिए रसोई जो गैसें होती हैं उसमें एलपी जो है मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों की मिश्रण होती है। उसके साथ ये जो होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के रूप द्रव्य एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी इसे कहा जाता है। ओके, इस तरह से देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आपकी अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि इसका फुल नेम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी भारी गैस होती इसीलिए लीक होने पर कमरे में जमा हो सकती और चूल्हा जलाने पर धमाका भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यदि भारत की बात करें तो अहमद स्वामीनाथन को, ठीक है, अहमद स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत की। ठीक है, और यदि विश्व स्तर की बात करें तो हम तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ओके, तो मैंने थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो भारत की हरित क्रांति का जनक के रूप में लोकप्रिय प्रोफेसर अहमद स्वामीनाथन को 1960-1970 के दशक के दौरान गेहूं और चावल की फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के अपने ऐतिहासिक कार्य के माध्यम से लाखों लोगों को भुखमरी से बचाने का श्रेय इनको दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? यानी कि जो हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो कौन सा महीना होता है? वो आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। ओके, देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः इस क्वेश्चन का सबसे अधिक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना एक बार इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। ओके, देखिए उड़ीसा के पुरी में मनाई जाने वाली जगन्नाथ की रथ यात्रा है। ठीक है, ये कौन सी यात्रा है? रथ यात्रा होती है। ठीक है, इसमें रथ यात्रा निकलती हैं जगन्नाथ की और ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है और यह जो है यात्रा 9 दिनों तक चलती है। ठीक है, तो दिनों की संख्या भी पूछी जा सकती है आगे आने वाले क्वेश्चनों में, एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जिसे शॉर्ट में बीआरओ कहते हैं। ठीक है, बीआरओ की स्थापना भी पूछी जा सकती है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे 1960 में जो है सड़क सीमा संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसकी स्थापना जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में की गई थी। ठीक है, यह जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है बीआरओ। ओके, और इसके साथ साथ देखिए जो बीआरओ है वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनरेटर का क्या उपयोग है? ठीक है, इस तरह से भी एक क्वेश्चन था। देखिए, तो विद्युत जनरेटर का देखिए कम बहुत उपयोग है, लेकिन यदि उसके मेन रूप से देखें तो इसी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित करता है। ठीक है, बाकी कार्य आप देख सकते हैं इसकी लाइट जलाने में और कई भी इसके कार्य हैं, देख लेते हैं इसका थोड़ा बार विस्तार से। थोड़ा देखिए, विद्युत जनरेटर का जो इस्तेमाल है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है और इसके साथ साथ इसका जो इस्तेमाल है घरों, कारखानों और बिजली संयंत्रों में भी किया जाता है। विद्युत जनरेटर को इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, तो कौन सा मेला? कुंभ मेला जो है सूचीबद्ध किया गया है और यह जो मेला है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसमें शामिल किया गया और साल 2019 में इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया जा चुका है। ओके, इसके साथ सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ठीक है।